N1 के एग्ज़ाम को अगर आप देना चाहते हो तो बहुत एफर्ट्स लगेंगे। अगर आप सोचते हो कि मैंने N2 दे दिया है, मैं N2 क्लियर हूँ, JLPT N1 देना तो मेरे लिए बहुत छोटी बात होगी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको N2 लेवल से भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक खास वजह है। N1 लेवल JLPT या जैपनीज लैंग्वेज का सुप्रीम एडवांस लेवल है, और जैसे कि ये इसके बाद तो आपका एग्जाम कोई होगा नहीं, ये फाइनल स्टेज है, तो इसका जो सिलेबस आप पढ़ोगे उसका JLPT एग्जाम के साथ क्या लिंक है ये किसी को भी नहीं पता। हो सकता है कि सारा का सारा पेपर ही बाहर से आए, तो क्या करोगे। इसलिए इस एग्जाम में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी थिंकिंग पावर, क्वेश्चन को पढ़ के उसकी गेसिंग पावर कितनी है। पिछले जितने भी आपने एग्जाम्स दिए हैं उनमें आपकी एबिलिटी कितनी ग्रोथ हो गई है कि आप रैंडम वर्ड्स भी सुनोगे तो गैस कर पाओगे कि ये बात क्या कर रहा है। सो इसी के साथ अपनी इस सीरीज की फाइनल वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको सब रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा, मटेरियल, रिसोर्सेज, शेड्यूल, प्रिपरेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। अगर आपने इस वीडियो में जितने भी मैं रिसोर्सेज बताऊंगा उसको फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जापानीज और जापान से रिलेटेड मैं वीडियोस पोस्ट करता रहता हूं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना फॉर रेगुलर अपडेट्स। और एक वार्निंग है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जितने भी मैं रिसोर्सेज बताऊंगा या फिर जितनी भी मैं रैंडम बातें बताऊंगा अपने आप से, वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, तो इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। एक भी बात मिस मत करना। चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट केम फर्स्ट, हिरागाना, काताकाना, कांजी। तो क्या आया था सबसे पहले जापानीज लैंग्वेज में, आपको बताना है इन तीनों में से। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है। राइट आंसर मैं उनके नीचे दे दूंगा। सो सिमिलर टू ऑल अदर लेवल्स, यहाँ पे हमारे पास ग्रामर, वोकैब, कांजी, दोकाई एंड लिसनिंग, ये सब चीजें हैं। मिसिंग कन्वर्सेशन, जब तक एग्जाम में नहीं आती तब तक आपके टीचर आपको नहीं करवाएंगे अच्छे से। ऑब्वियसली ऐसा होता ही है, और आपको अपनी जिम्मेदारी समझ के अपनी कन्वर्सेशन लेवल को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है और मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि एट द एंड अगर बोला नहीं तो कुछ जॉब नहीं मिलेगी, कोई काम नहीं कर पाओगे। सो कंपेयर करते हैं अदर लेवल से। N1 लेवल में क्या होता है कि आपके जो स्कोरिंग होती है वो ग्रामर, वो कैप की अलग है, रीडिंग की स्कोरिंग अलग है। मतलब रीडिंग मतलब जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होते हैं, पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, फर्स्ट पैराग्राफ आया, फिर सेकंड, थर्ड, फिर एंड तक जो इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन होता है, वहां तक के जो पैराग्राफ्स हैं उनमें से 60 में से आपको 19 अबव मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। मतलब अकेले पैराग्राफ में ही आपको पास होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वोकैबुलरी या ग्रामर में आपने फुल मार्क्स ले लिए और पैराग्राफ्स में आपके 18, 17 आगे चल जाएगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पैराग्राफ्स मस्ट हैं। देन आपका लिसनिंग सेक्शन आता है, उसमें भी आपको 60 में से मार्क्स चाहिए, क्योंकि N5 लेवल में क्या होता था या फिर N4 लेवल में भी सेम, लैंग्वेज नॉलेज, जो वोकैब, ग्रामर और रीडिंग, ये सारी मिक्स हो जाती थी। तो अगर आप रीडिंग में इतने अच्छे नहीं भी हो ना, तो वोकैब, ग्रामर को तो कर ही लेते थे, उसमें नंबर आ जाते थे, और लिसनिंग में भी नंबर आ जाते थे, आप पास हो जाते थे। अब आपको रीडिंग में तो डिफरेंटली प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। सेम N2 में फॉलो होता है और सेम ही N3 में भी फॉलो होता है। सो पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? 19 अब हर सेक्शन में आपको चाहिए, और ओवरऑल टोटल जो मार्क्स हैं वो N1 में आपको 100 से ऊपर चाहिए। यहाँ पे एक टिप बताता हूँ, लिसनिंग में से 60 में से आप 50 एटलीस्ट टारगेट रखो कि 50 आने ही चाहिए, और अगर 50 नहीं आते तो 45 से नीचे आए आप गए, लुढ़क गए, सीधी सी बात। क्योंकि लिसनिंग आपको करनी ही करनी है अच्छी। रीडिंग में आप जितना रीड करो, ट्राई करो कि आपके 60 में से 30 मार्क्स आ जाएं। आ गए ना, आप जियोगे, मतलब बिंदास, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और लैंग्वेज नॉलेज में, वोकैब, ग्रामर में आप मिला जुला के अगर 40 या 30 के आसपास ले आते हो तो आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। हो सकता है आपका वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो, वहाँ से आप ज़्यादा मार्क्स ले आओ, रीडिंग कमज़ोर हो, ठीक है। तो आपको बैलेंस करना आना चाहिए, और लिसनिंग से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है भाई, इसमें नंबर आप खुले लो, खुले। चलो बात करते हैं फर्स्ट बुक की, सोमातो में। इसमें आपको 4 बुक्स हैं, वोकैब, कांजी, ग्रामर एंड दोकाई, जिसमें कि कैसे प्रिपेयर करना है मैं आपको बताऊंगा। वोकैबुलरी में आपके पास 48 चैप्टर्स हैं, और प्लस 8 चैप्टर्स हैं आपके टेस्ट के लिए। N2 के जैसे यहाँ पे भी आपके 8 वीक्स में सारे चैप्टर्स डिवाइड होते हैं। 8 वीक्स में जैसे 1 वीक में 6 डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो 6 डेज आपके
लर्निंग के हैं और 7th डे जो है वो आपका टेस्ट के लिए होता है। मतलब 6 चैप्टर आप पढ़ोगे एंड उसके बाद 7वें दिन आप अपना टेस्ट दोगे कि आपने क्या पढ़ा है। इसी तरीके से 8 वीक्स होते हैं तो आपको इतने चैप्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं एक ही बुक में। सिमिलर कांजी में भी सेम है, ग्रामर में भी सेम है, दोकाई में आपको 36 चैप्टर ही मिलते हैं पढ़ने के लिए। नेक्स्ट बुक पे आते हैं शिनकानसेन मास्टर। इसमें आपको दोकाई ज़रूर करनी है। मतलब शिनकान मास्टर की दोकाई को मैं तो एडमायर करता हूँ। क्या बुक है यार, टफ है बट इसको अगर कर लिया तो मज़ा बहुत आता है यार। समझ आती है, डीप अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या बोलना चाहता है। जैसा होता नहीं था हमारे कि हिंदी में जब हम पढ़ते थे कि बोलते थे कवि क्या कहना चाहता है या लेखक क्या कहना चाहता है, अगर ये चीज़ आपने समझ ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ग्रामर में मतलब रीडिंग में आप फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। ये बुक आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। ड्रिल एंड ड्रिल करके इसकी होती है, ग्रामर की भी होती है, बट मैं स्पेसिफिकली वोकैबुलरी की प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें वोकैब भी होती है, कांजी भी होती है और एक ही क्वेश्चन में आपको 4 नए वर्ड्स लर्न करने को मिलते हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन कर लिए आपके, मतलब वोकैब आप भर जाओगे वोकैब से और दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि एक बार जब आप वोकैब या कांजी को देखते हो तो उसमें कुछ ना कुछ आपको आइडिया लग जाता है यार ये कांजी का मीनिंग क्या होने वाला है। ठीक है, उस गैसिंग पावर को यूज़ करके आप एग्ज़ाम सोल्व करोगे तो क्लियर होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा ही एग्ज़ाम आता हो, वहाँ फुल मार्क्स लेके आए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको टास्क रखना है कि पास होने जितने मार्क्स ले आओ। और N1 का सर्टिफिकेट अगर आपके पास आ गया मतलब इसके बाद आपकी एक सरदर्दी ख़त्म। आपको दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना है। आप बैठो आराम से, आप अपने जो स्किल है कन्वर्जेशन पे उस पर ज़ोर लगा के काम करो। फिर अगले 6 महीने लगातार कन्वर्जेशन करो और इतना इम्प्रूव कर लो कि भाई सामने वाला अगर आपसे बात करे तो सोचे कि यार ये तो जापानी ही है। सैम्पल पेपर आपको एटलीस्ट 2 करने हैं विद टाइम। कितने क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, मैं क्या करता था, मैं एक साइड पे क्वेश्चन लिख देता था 1 2 3 4 5 60 क्वेश्चन और 60 ऐसे मार्क्स लिख दिए। फिर मैं नोट करता था कि मैंने जो एक सेक्शन है, जैसे फर्स्ट सेक्शन होता है फिर सेकंड सेक्शन होता है, ठीक है, उसमें मैंने कितना टाइम लगाया। जैसे मैंने 8 बजे शुरू किया, 8:05 पे मैंने फर्स्ट सेक्शन खत्म, 8:10 सेशन, तो मुझे पता चलता 5 मिनट मैंने इसमें लगाए, 5 मिनट इसमें लगाए। ठीक है, पैराग्राफ शुरू होने के पहले कितना टाइम था, खत्म होने के पहले कितना टाइम था, मैं नोट करता रहता था। इससे क्या होता है, आप टाइम के साथ जब सोल्व करना सीखते हो तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आती, आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाता है और आपको रफली गैस हो जाता है कि यार एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए और कौन से ज़रूरी क्वेश्चन हैं जिनमें आपको ज़्यादा टाइम देना है और जो कौन से ज़रूरी नहीं है उनमें आपको कम टाइम देना है। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट ये वाला और सेकंड आपका लिसनिंग। फर्स्ट एग्ज़ाम में आपकी वोकैब, ग्रामर, रीडिंग ये सब कुछ आ जाएगा और 110 मतलब 110 मिनट का एग्ज़ाम होगा जो कि आपका फर्स्ट हाफ में ही हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि आपको मैनेज करना होगा कि वोकैबुलरी को टाइम कितना देना है, रीडिंग को टाइम कितना देना है। ऐसा नहीं है कि वोकैब में ज़्यादा टाइम दे दिया और छोटे छोटे क्वेश्चन को भी आप 2-2 मिनट में कर रहे हो एक क्वेश्चन, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। रीडिंग के लिए टाइम बचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग के लिए टाइम बचाओ ताकि आपके मार्क्स और भी ज़्यादा अच्छे आ सकें। लिसनिंग का तो आपको पता ही है 55 मिनट्स का एग्ज़ाम है और इसको आप दोगे सेकंड हाफ में। बीच में एक छोटा सा ब्रेक होगा जिसमें आप कुछ खा सकते हो, पी सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कैसे टाइम मैनेज करता था। मैं एग्ज़ाम को जब सोल्व करता था सैम्पल पेपर को तो मैं क्वेश्चन में टाइम लिखता रहता था कि इतने टाइम में इतना क्वेश्चन मैंने किया है और मुझे कहाँ पे स्पीड अपनी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट ज़रूर करके आओ। बाद में अगर आपको लगे यार ये क्वेश्चन छूट रहा है, ये क्वेश्चन छूट रहा है, मार्क कर दो सारी OMR शीट जितने खाली छोड़े हुए हैं। यूट्यूब से स्टडी कर सकते हो, बिल्कुल बहुत रिसोर्सेज हैं, वोकैब, कांजी के, ग्रामर, लिसनिंग, दोकाई में, है ना, बहुत एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं। जैसे कि निहोंगो नो मोरी में बहुत बोलता हूँ क्योंकि यार उनके चैनल की मतलब क्या ही बात है, गजब का चैनल है, मतलब सब कुछ वहाँ पे है। अगर आपको पढ़ना है वहाँ से तो पढ़ सकते हो, ग्रामर भी पढ़े जा सकती है। लिसनिंग आप अभी N1 को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि लिसनिंग कहाँ से करनी है। आप न्यूज़ देखो, आप ड्रामा देखो, सिर्फ एनीमे पे फोकस मत करो, आपकी जो कन्वर्जेशन एबिलिटी है इंक्रीज़ नहीं होती है एनीमे से। दोकाई, निहोंगो नो मोरी में कुछ कुछ वीडियोस आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें आप वो रीडिंग करके एक पैराग्राफ को रीड करके उसको सोल्व कर रहे हैं, चाहे वो N2 लेवल का हो उसको भी देखो, आपको पता चलेगा कि यार
कौन सी चीज़ पे मुझे ध्यान देना चाहिए, कहाँ पे ये वाला वर्ड है तो मुझे कैसे सोचना चाहिए, उसका अगला सेंटेंस क्या आने वाला है। फ्लैश कार्ड्स बनाइए, ये आपका टाइम बहुत सेव करते हैं। एक बार का एफर्ट है, एक बार फ्लैश कार्ड बन गए, आप बुक को खोलने की ज़रूरत नहीं, फिर फ़ोन खोलो, ऐप खोलो और बस स्वाइप करते रहो, यार ये वाली वर्ड, ये वाला कांजी, ये, ठीक है। और पूछते हैं मुझसे स्टूडेंट कि फ्लैश कार्ड कौन सी ऐप यूज़ करें या कैसा, कोई भी ऐप जो फ्री में आपको फ्लैश कार्ड बनाने के लिए दे देती है, ठीक है, फ़ोन में, वो यूज़ करो। कोई भी, बहुत सारी हैं, आप फ्री वाली यूज़ करो आराम से। लिसनिंग के लिए आप ड्रामास वगैरह देखो, अब एनीमे पे ही अकेला स्टिक ना रहो। ड्रामा देखोगे, न्यूज़ देखोगे, वोकैब बढ़ेगी और एक रियल जापानीज़ का टच आपके बिहेवियर में आएगा। जो नॉर्मल बंदे बात करते हैं वो वोकैबुलरी आपके पास होगी तो बात करने में भी अच्छा लगेगा। शेड्यूल बनाओ, हर डेट को नोट करो, जैसे 18, 19, 20, 21, मतलब डेट पूरी नोट करो। वहाँ पे देखो कि एक दिन में आपको कितना करना है, दूसरे दिन में कितना करना है, कौन सा चैप्टर करना है, ये आपको पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। देखो मैंने इसी में ज़्यादा टाइम लगाया है, शेड्यूल बनाने में टाइम लगाओ, क्योंकि शेड्यूल आपको बता देता है कि आप अगले मंथ तक कितना ग्रोथ कर पाओगे। ऐसे ही बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होने वाला, आपको प्लान करना पड़ेगा। और खासकर जो N1 पढ़ते हैं वो जॉब भी करते होते हैं, तो जॉब के साथ और भी मुश्किल होता है। तो ट्राई करो कि आप अपना अच्छे से प्लान करके ही सारी की सारी चीज़ें करो। और कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। भाई सबके पास टाइम होता है, आप निकालो टाइम, थोड़ा वेस्ट मत करो। और क्या, रील्स वगैरह कम देखो। मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होती है, सेम जैसे मैंने एंटो बताया था वैसी की वैसी, सेम टू सेम। वोकैबुलरी, कांजी, ग्रामर की बुक को आपको पकड़ लेना है, फिनिश करना है। लिसनिंग तो करते ही रहोगे, ठीक है, वो रुकेगी नहीं। अब ये तीनों बुक जब फिनिश हो जाए, ठीक है, जब फिनिश हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको 48 चैप्टर बताया ना, समझ लो 50 है, तो 50 डेज में आप फिनिश कर सकते हो। चलो नहीं हुआ 50 डेज, 60 में कर दिया, 65, 70 में कर दिया, मतलब 2 महीने और 10 दिन लगेंगे। 2 महीने 10 दिन लगा के ये फिनिश करो। उसके बाद क्या करना है, दोक्काई की फर्स्ट बुक स्टार्ट कर दो जो सुमोतो में किया, और उसके साथ साथ आपको रिवीजन करना है। अभी जो 3 बुक आपने कवर करी, वो क्या, कांजी, ग्रामर, ठीक है। अब देखो, आप एक बार तो रिवीजन भी हो जाएगी आपकी, जो आपने पढ़ा है 2 महीने और 10 दिन में, और आपकी दोक्काई की एक बुक पूरी कंप्लीट भी हो जाएगी। अब जब ये सारा का सारा तामझाम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करना है, दूसरी बुक दोक्काई की पकड़नी है, ठीक है। दूसरी बुक पकड़ो, वो शिनकानसेन मास्टर जो मैंने आपको बताई, बट उसको अकेले नहीं करना, उसको आपको पढ़ना है। बट अभी आपने क्या क्या कर लिया, वोकैब, कांजी, ग्रामर एंड दोक्काई की सुमोतोमी सीरीज जो कंप्लीट हो चुकी है और रिवाइज भी हो चुकी है एक बार, उसको दोबारा से अभी अभी इसी टाइम, जब ये सेकंड बुक ऑफ दोक्काई पढ़ोगे, इसी टाइम रिवाइज कर दो साथ में। तो आपको पता क्या होगा, 2 टाइम्स आपकी रिवीजन हो जाएगी और साथ में दोक्काई की एक नई बुक भी ऐड हो जाएगी। देखो इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा, इससे कम में नहीं चलेगा। आप 30 मिनट्स 1 आवर नहीं दे सकते हर रोज़ अभी पढ़ने के लिए। अगर आपका टास्क है कि मुझे 6 महीने के अंदर अंदर ही एग्ज़ाम को क्लियर करना है, अगर आपका टास्क है 1 साल में करना, तो फिर तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। बट मेरा सजेशन है कि ऐसे फॉलो करोगे, टाइम बचेगा, और जितना जल्दी एग्ज़ाम क्लियर होगा तो एक स्ट्रेस आपको रिलीफ मिलेगा कि हाँ अभी मुझे दोबारा से ये एग्ज़ाम नहीं देना है, वही टॉर्चर नहीं जाना है मुझे। सैम्पल पेपर ज़रूर करके जाइए। और यस, ये थी मेरी N1 को पढ़ने की स्ट्रेटजी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये सीरीज़ के बारे में आप क्या सोचते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इसे, क्योंकि मैंने N5, 4, 3, 2, 1 मतलब सबकी ही वीडियोस बना दी है। इससे इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है कि किसी को पता चले कि रिसोर्सेज क्या हैं, पढ़ना कैसे है और किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। आई होप कि इस पूरी सीरीज़ में आपको मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया है। अब मैं और टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, और टॉपिक्स पे भी वीडियो बना सकता हूँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यार, आज ही सुबह मैसेज आया था, मुझे नोटिफिकेशन आई थी कि मेरे 25,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। वाह, बहुत ही खुशी वाला दिन है आज। सब्सक्राइबर भी 25,000 हो गए और मेरे इस सीरीज़ का एंड भी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट के लिए। वीडियोस देखते रहो, सपोर्ट करते रहो और कमेंट में डिस्कशन भी करते रहो। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।